नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले आपने देखा कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने पूरे देश में वोट चोरी हुई है ऐसा बोलकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने बिहार को चुना। बिहार क्यों चुना? क्योंकि बिहार में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं, ये आप सब भली भांति जानते हैं। और यहां पर उन्होंने करीब करीब 16 दिन की एक यात्रा निकाली और आपने देखा होगा कि अपने यात्रा के अंदर लगातार वो लोगों से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगवाते हुए नजर आए। उनके साथ देने वालों में बिहार की ही राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी यादव, लेफ्ट की पार्टियां मुकेश सहनी, ये सारे आप लोगों ने देखा कि मंच पर। साथ ही साथ उन्होंने अपने मंच पर उन मुख्यमंत्रियों को भी लाया जिस प्रदेश में बिहार के लोगों के लिए गालियों से लेकर न जाने क्या कुछ कहा गया, चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे वो तेलंगाना हो। और हास्यास्पद इस बात से लगता है कि आप देखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और उसी मंच से वो सारे नेता खड़े होकर वोट मांगने की कोशिश करते हैं, उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस परसेप्शन को ऐसा बनाया गया कि लोगों को लगे, और खासकर अगर राहुल गांधी को अगर आप देखें, वो एक इस देश के ऐसे नेता हैं जो किसी बात को अगर उसने बोल दिया तो बोल दिया, भले उसके लिए उनको 100 बार क्यों ना माफी मांगनी पड़े। लेकिन जो होता है ना एक आदमी के अंदर अहम, कि मैं इस बात को बोल दिया हूं तो मैं इसके पीछे माफी नहीं मांगूंगा। उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन नहीं होता है। चाहे आप किसी भी मुद्दे को उठाकर देख लीजिए, कोर्ट में जाकर उन्होंने कई दफा माफी मांगी, लेकिन बाहर आकर फिर वही हरकत हमेशा से करते रहे। और इसीलिए भाजपा इस बात को स्पष्ट तौर पे कहती है कि वोट जिताना, चुनाव जीतना है किसी भी राज्य का या केंद्र का, तो भाजपा के सामने राहुल गांधी को खड़ा कर दो। वो चुनाव अपने आप कन्वर्टेड हो जाता। और यही हुआ जो नैरेटिव इन्होंने 16 दिन में सेट करने की कोशिश की। इनको लगा कि हमने बहुत मेहनत करके बिहार के चुनाव को एकदम से पलट दिया है, अब भाजपा एनडीए किसी को कोई वोट देने वाला नहीं है, अब्बर तो हमारी सरकार एकदम बिहार में बननी ही बननी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि दरभंगा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी। हालांकि उस मंच पर न राहुल गांधी थे, न तेजस्वी यादव थे, या न कोई महागठबंधन के बड़े नेता थे। ये बात तथ्य सही है। लेकिन वो मंच जो सजा था वो इन्हीं लोगों का मंच था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उस मंच से ही गाली दी गई। यहां तक जो उस रैली के आयोजक थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में स्पष्ट तौर पे इस बात के लिए माफी मांगी। लेकिन कांग्रेस यहां भी पीछे नहीं हटी। उसने एक बंदे की तस्वीर उठाई जो एमपी का रहने वाला, और उसके फोटो को सर्कुलेट करना चालू किया कि यही आदमी गाली दिया। और पवन खेड़ा जैसे लोग उसको डिफेंड करने में खड़े हो जाते हैं। आप इसी से अंदाज लगाइए कि चमचागिरी करने की भी
एक हद होती है, लेकिन कांग्रेस के ये जो इस तरह के जो चमचे हैं उनकी कोई हद नहीं होती। ये निम्न से निम्न स्तर तक जाने में भी कोई कोताही नहीं बरतते और इन लोगों की श्रेणी वही आती है। प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं बोली, क्योंकि उनको जापान के दौरे पे जाना था, वहां से चीन जाना था एससीओ समिट में, और वो सारे मीटिंग को करने के बाद जब वो भारत लौटे तब उन्होंने इस बात का जवाब भी दिया। और आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है उनकी टाइमिंग। कई प्रदेशों में जहां पे लगा कि भाजपा चुनाव हार जाएगी, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री से वहां की पॉलिटिक्स बदल गई, लोगों का विचार बदल गया और वो चुनाव भाजपा जीती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने हरियाणा के चुनाव में देखा। सभी कह रहे थे, एग्जिट पोल करने वाले, जितने भी मीडिया चैनल हैं सारे, कि हरियाणा कांग्रेस जीत रही है, हरियाणा कांग्रेस जीत रही है। लेकिन रिजल्ट क्या आया वो आप भली भांति वाकिफ हैं। मंच था जीविका दीदी के बारे में उनको सुदृढ़ करने को लेकर एक अनावरण के अवसर पर प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। बिहार में नीतीश कुमार जी और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। उस मंच से जो बातें प्रधानमंत्री ने की, वो बातें आने वाले बिहार के चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदल करके रख दिए। और एक खूबसूरत बात मैं बताता हूं आपको, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर लीजिए और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए, इन दोनों में एक बात कॉमन है और वो है उनका महिला वोटर, महिला सशक्तिकरण की बात जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसी प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी महिलाओं के उत्थान के लिए कई सारी ऐसी स्कीम जिसको लगातार वो चलाते रहे हैं और उससे वो लाभान्वित भी होती रही। तो इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि महिला वोटर जो होती है वो जहां पर नीतीश कुमार का चेहरा आता है और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आता है, वो किसी भी कास्ट से आती, उनका सर्वप्रथम वोट इन्हीं को जाता है। और जिस प्रकार से इनके अंदर इनको समाहित करने की कला है, वो इस देश के अच्छे अच्छे नेताओं में नहीं। एक और जहां आप कांग्रेस की पॉलिटिक्स को देख लें, आरजेडी की पॉलिटिक्स को आप बिहार में देख लें, क्या इन नेताओं के रैलियों में कभी किसी महिला को आपने देखा है जो खुल करके इनको सपोर्ट करती हुई दिखाई दी हो, या इन नेताओं के मुंह से महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर किसी भी तरह की किसी बात को चर्चा करते हुए आपने सुना है? और प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से इस ट्रेंड को सेट किया, उसको बिहार की अस्मिता से जोड़ दिया। उन्होंने सीता मैया का जिक्र किया, उन्होंने छठी मैया का जिक्र किया। तो आपको क्या लगता है, उसी समय के आसपास बिहार के चुनाव होने वाले, तो क्या उस चुनाव में ये बातें सिर्फ कह देने से दब के रह जाएगी, ऐसा आपको लगता है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और ये पूरे बिहार का चुनाव चलेगा तब तक ये मुद्दा इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो जिन लोगों ने वोट चोरी का नैरेटिव सेट करने के लिए
बिहार में दर दर की ठोकरें खाई, उस ठोकरों का कोई फायदा होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा। और उस पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपने इमोशन को बिहार की महिलाओं के साथ कनेक्ट किया, वो पूरा मुद्दा ही दब गया। ये फर्क है, ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। जो लोग राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं उनको ये बातें समझ में आएगी कि किस समय में सही समय का इंतजार करना चाहिए और चीजें कितनी भी हो उसको सही समय पे इस्तेमाल करना आवश्यक है। जनरल परसेप्शन में क्या होता है, हमारे आपके साथ कोई अगर आपको अपशब्द बोल दे, गाली दे दे, आप तुरंत रिएक्ट करेंगे। लेकिन तारीफ करनी होगी प्रधानमंत्री के सहन शक्ति की कि वो सही वक्त का इंतजार करते हैं और उसी के साथ अपनी बातों को भी रखते हैं। तो जितनी भी प्रयास इन विपक्षी नेताओं ने की, वो प्रधानमंत्री ने एक ही बार में हर मुद्दे को लेकर, चाहे राहुल गांधी ने तू तड़ाक की मर्यादा को जो पार किया उसके बारे में भी कहा, नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन समझने वाले के लिए इशारा ही काफी होता है और उन्होंने उस इशारे के माध्यम से अच्छे से लोगों को समझा भी दिया। अब देखते हैं इसका बिहार के आने वाले समय में चुनाव पर किस प्रकार का इम्पैक्ट पड़ता है, वो देखने लायक। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पर मैं बता दूं कि ये मुद्दा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। ये बिहार का मुख्य राजनीतिक मुद्दा होगा। क्योंकि इस वीडियो को आप कल देख रहे होंगे, मतलब 4 तारीख को, 3 तारीख को मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। 4 तारीख को भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा ने बिहार बंद का आह्वान भी किया है इसी मुद्दे को लेकर। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि ये इतनी जल्दी शांत होने वाला मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की, और एक कहावत चरितार्थ होती है, आपने उस कहानी को भी सुना होगा, पुनर्मुशिको भव। वही आज कांग्रेस के राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, या इस इंडी गठबंधन के जो भी लोग जो इसमें शामिल हैं, उनकी स्थिति वही होगी। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूं मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो QR कोड स्क्रीन पे है, ज्वाइन बटन ले सकते हैं। बाकी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।